आज जो हमारा टॉपिक है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। गुडविल हमने खत्म कर लिया है। खत्म कर लिया इन द सेंस ये नहीं कि क्वेश्चन आएंगे नहीं। अब आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लस गुडविल प्लस ये ऐसे ऐसे जो सिखाएंगे आपको, सब कुछ ऐड होके कंबाइंड एक 2 पेज का क्वेश्चन आपका बन जाएगा एंड में। और एडमिशन के 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो रीवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ, मान लो कंपनी चलती आ रही है, बैलेंस शीट एसेट्स एंड लायबिलिटीज किस में आता है, बैलेंस शीट में। मान लो ये जो बैलेंस शीट हमने बनाई थी ये बनाई थी एज ऑन 31 मार्च 2018, ठीक है। तो यहाँ पे सारे एसेट्स लिख दिए होंगे एंड यहाँ पे लायबिलिटीज लिख दी होंगी, ये उनकी बुक वैल्यू होगी। अब पार्टनर को 31 मार्च ये हो गया, पार्टनर जो है वो 1 अप्रैल को ऐड नहीं हुआ, वो पार्टनर ऐड हुआ है जो न्यू पार्टनर है। न्यू पार्टनर मान लो आता है 1 जुलाई को 2018, ठीक है ना। ये 31 मार्च तक की बैलेंस शीट है और नया साल शुरू हो जाएगा हमारा, जो न्यू ईयर शुरू होगा 1/4/18 को शुरू हो गया। तो जो वैल्यू इस 31 मार्च की क्लोजिंग वैल्यूज है वही 1/4 को भी वैल्यूज होंगी, सेम टू सेम, एसेट्स की भी लायबिलिटीज की भी। पर पार्टनर आया जुलाई में, जुलाई में मतलब इसको ले लो अब दिसंबर में, ठीक है। 1 दिसंबर को आया तो 1 अप्रैल से लेके 1 दिसंबर तक ये सारे एसेट्स लायबिलिटीज किसने यूज किए, ओल्ड पार्टनर ने यूज किए, ऑब्वियस बात है। और जब ये न्यू पार्टनर आ रहा है उस डेट पे कुछ एसेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, कुछ डेप्रिसिएशन तो हुई होगी ना। ये चौथे महीने से लेके 12वें महीने तक 8 महीनों के अंदर अंदर या 7 महीनों के अंदर अंदर एसेट्स की वैल्यू जो थी वो कम हो गई होगी, ठीक है। कुछ लायबिलिटीज भी चेंज हो चुकी होंगी। तो इस डेट पे जो बैलेंस शीट होगी हमें वो चाहिए, क्योंकि 1/4 से लेके 1/12 तक पुराने पार्टनर्स ने एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों यूज की है। लायबिलिटीज बढ़ गई होंगी, कम हो गई होंगी, कुछ भी हो सकता है। तो या तो ये बढ़ी होंगी या ये डिक्रीज हुई होंगी, ये भी या फिर बढ़ गई होंगी एसेट्स या डिक्रीज हुए होंगे, 2 काम हुए होंगे। तो इनमें जो चेंजेस आए हैं अब ये हमको वो यहाँ पे चाहिए, ताकि नया पार्टनर जो आ रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर उसको दिखानी है। नया पार्टनर आ रहा है 1 दिसंबर को, आप उसको 31 मार्च के बैलेंस शीट कैसे दिखा दोगे? अगर दिखा भी दोगे वो कहेगा ये तो है 31 मार्च की है, मेरे को आज की वैल्यू बता। मान ले 31 को एक वैल्यू एसेट्स की 10,000 है, आज उसकी वैल्यू है 8,000। तो अब नया पार्टनर तो इस हिसाब से पेमेंट लेके आएगा ना, अपनी गुडविल की है जो कुछ भी। नया पार्टनर कह रहा है मेरे को नहीं पता, मैं तो 8,000 के हिसाब से बात करूंगा, आज इसकी वैल्यू 8,000 है। तो उसकी बात भी सही है, क्योंकि वो तो इस डेट को आ रहा है ना। तो इस हिसाब से अब ये तो है नहीं कि हम इस डेट पे बैलेंस शीट बनाने बैठ जाएंगे। या तो एक तरीका है कि इस डेट पे बैलेंस शीट बनाओ, चलो बना लेते हैं। अगर इस डेट पे बैलेंस शीट बना देंगे फिर दोबारा से 3 महीने के बाद 31 मार्च 2019 को दोबारा बैलेंस शीट बनाई जाएगी क्या? बार बार कंपनी यही काम करती रहेगी? बैलेंस शीट बनाने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना कुछ बनाना पड़ेगा आपको। तो ये सारे काम जो मार्च में होते हैं, एंडिंग में, क्लोजिंग में, मार्च में क्लोजिंग होती है, वो सारे काम दिसंबर में करेंगे बैठ के? तो और अगर करेंगे फिर दोबारा 3 महीने बाद करें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जैसे जिस टाइम पार्टनर ऐड किया जाता है उस टाइम गुडविल वगैरह नहीं निकाली जाती है, ताकि उससे गुडविल का शेयर ले सकें। इसीलिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज को एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं। वो कहते हैं कि चलो बैलेंस शीट ना बनाओ, सिर्फ क्या बना दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दो एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए। यहां पे सिर्फ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ही आती हैं, ठीक है। अब वो कैसे आती है वो मैं आपको 2 मिनट बाद बताता हूं। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के हिसाब से एसेट्स की जो वैल्यू चेंज होगी है वो भी आ जाएंगी, लायबिलिटीज की वैल्यू जो इंक्रीज डिक्रीज हो गई है वो भी आ जाएंगी। और उसके बाद जो तो ये 1 दिसंबर को बनेगा, इसी हिसाब से 31 मार्च को जब फाइनल 31 मार्च क्लोजिंग होगी 2019 में, तो ये इस बैलेंस शीट को नहीं देखा जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के हिसाब से नई बैलेंस शीट बना दी जाएगी। मतलब ये भी देखी जाएगी, ये और ये इन दोनों को मिला के नई बैलेंस शीट बना दी जाएगी। फिलहाल आप इस कंसेप्ट में मत जाओ, ये कंसेप्ट आपको समझना है कि ये बनता क्यों है। कई बार जो बैलेंस शीट की डेट होती है उस डेट पे पार्टनर नहीं आ रहा होता, तो नया पार्टनर को कई बार फायदा हो जाता है। फायदा कैसे हो जाता है? कोई लायबिलिटीज एसेट्स में शो कर रहा है,
आज वो नहीं देनी, आज वो लायबिलिटीज क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई। मान लो यहाँ पे लायबिलिटी किसी क्रेडिटर को हमने 15,000 रुपए देना था, आज उसको सिर्फ 5,000 रुपए देना है, तो ये तो फायदा हो गया ना। लेकिन ये फायदा इसको हो गया, इनको नहीं हुआ, क्योंकि ये जो 15,000 देना था अब 5 देना है, तो मतलब 10,000 रुपए कम हो गए। 10,000 किसने दिए, 10,000 रुपए दिए ओल्ड पार्टनर्स ने। तो ये 10,000 ओल्ड पार्टनर्स ने दिए होंगे, इस डेट के हिसाब से जो नया पार्टनर आ रहा है उसको तो क्रेडिटर्स कम मिल गए, जबकि उसको क्रेडिटर मिलने चाहिए थे ये वाले। तो ये कई बार इसको नाजायज फायदा हो जाता है, कई बार नाजायज नुकसान हो जाता है, दोनों बातें हो जाती है। तो ये कहता है कि मेरे को ना फायदा, ये कहते हैं इसको फायदा नहीं करना, ये कहता है मेरे को नुकसान मत कराओ, दोनों बातें कहते हैं अपनी अपनी। तो इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ना फायदा हो ना नुकसान हो, जो रियल वैल्यू होती है एसेट्स एंड वैल्यूज की वो की जाती है। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जो वैल्यू है उसको री एस्टिमेट किया जाता है। वैल्यू को री एस्टिमेट करना, जो करंट वैल्यू जो एज पर इस डेट पे वैल्यू होगी तो री वैल्यू करेंगे। एसेट्स इस डेट को ये था, अब क्या वैल्यू है वो री वैल्यू की जाएगी। और ये कैसे बनता है, अब इसको मैं रब करता हूँ, पॉज कर लो, सॉरी मैं ही पॉज करूंगा। तो ऐसे बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, दोनों साइड में आपका ये ऐसे बन जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं आउटर कॉलम ले रहा हूँ सिर्फ, तो सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ आपको। ये डेबिट साइड हो जाती है आपकी और ये क्रेडिट साइड हो जाती है आपकी, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है, अपने पास जो फॉर्मेट बना रहे हो इसमें लिखना है एसेट प्लस लायबिलिटी माइनस। जितने भी एसेट की वैल्यू प्लस हो रही है मतलब इंक्रीज हो रही है वो यहाँ पे आएंगे, और लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे आएंगी क्रेडिट साइड पे। और यहाँ पे आपने लिखना है एसेट माइनस एंड लायबिलिटी प्लस। कोई उल्टा हो गया, अगर एसेट कम हो रहे हैं तो यहाँ पे आएंगे, लायबिलिटीज बढ़ रही है तो यहाँ पे आएंगे। क्यों? अच्छा, आपको क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को आएगा, आपको जर्नल एंट्रीज ही मांगी जाएंगी, क्योंकि अभी तक हम गुडविल वगैरह की जर्नल एंट्रीज करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जर्नल एंट्री सिखा देता हूँ साथ साथ दोनों के, और जर्नल एंट्रीज के हिसाब से ही हम इसमें करेंगे। मैंने क्या बोला, एक रूल तो ये है एसेट प्लस लायबिलिटी माइनस एसेट माइनस लायबिलिटी प्लस, ये आपने सीखना है फटाफट से रट्टा मार के, ताकि चीजें समझ आ जाए। अब देखो, मान लो एक एसेट है, वो पहले पुरानी बैलेंस शीट में 10,000 रुपए का है, और उसकी करंट जो बुक वैल्यू है वो हो गई 15,000 या 8,000 रुपए ले लो, या 15 लेके चलो, कई बार बढ़ भी तो जाती है, मार्केट में कोई चीज बढ़ गई। तो बुक वैल्यू उसकी पहले जो बैलेंस शीट के हिसाब से 10,000 है, और करंट मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है, 15,000। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, ये वैल्यू हो रही है इंक्रीज। तो जब एसेट क्या होता है, डेबिट, हमने पढ़ा है एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस, एसेट आ रहा है, अब एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज, मतलब 5,000 रुपए के एसेट और बढ़ गए। एसेट बढ़ गए मतलब एसेट आ रहा है, और जब एसेट आता है तो हम एसेट को करते हैं डेबिट। तो यहां पे बन जाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझ आया? जैसे एसेट परचेज करते हो तो जो परचेज ऑफ एसेट की एंट्री होती है वही आपकी इंक्रीज इन एसेट की एंट्री होगी। तो जब भी एसेट में इंक्रीज होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू, तो लिखा जाएगा बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट रीवैल्यूड, ठीक है ना। तो जब भी इंक्रीज होगी किसकी, एसेट की वैल्यू, तो एसेट डेबिट होगा। जैसे एसेट परचेज करते हो तो एसेट को डेबिट करते हो, तो अगर मान लो फर्नीचर परचेज करते हो, फर्नीचर टू कैश, तो वही फर्नीचर डेबिट हो रहा है, तो एसेट डेबिट हो, जो भी एसेट का नाम होगा, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, कुछ भी, जोन सा भी एसेट आपका क्या हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो एसेट अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसकी जनरल एंट्री तो समझ आ गई आपको, क्योंकि एसेट आ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर दिया, तो डेबिट कर दिया। इसको मैं अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। अब इसको एसेट आएगा बाई साइड पे। अगर इसी जनरल एंट्री को मैं इस अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है बाय एसेट, और उस एसेट का नाम, जोन सा भी एसेट होगा, एसेट अकाउंट, और उसका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। समझ गए? तो ये था
एंट्री अगर हमने करनी है इंक्रीज इन एसेट के हिसाब से, तो जब भी एसेट इंक्रीज हो रहा है ये एंट्री कर देना। ये तो आपको याद हो जाएगी ना, एसेट इंक्रीज मतलब एसेट को डेबिट करना है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट इंक्रीज एसेट प्लस लिखा है, इस साइड लिख देंगे। ठीक है, उल्टा होता है ना लेजर से जनरल में। अब यहां पे मैं साथ में लिख देता हूं, वैल्यू तो आप डाल दोगे ब्रैकेट में, इंक्रीज इन एसेट, क्योंकि आप जब भी एंट्री करोगे आप इंक्रीज वर्ड नहीं लिखोगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। आपका सिर्फ मान लो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो आप लिखोगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, तो जब इंक्रीज एसेट प्लस है तो इंक्रीज एसेट इंक्रीज की। इसी तरह एसेट डिक्रीज भी हो जाएगा, तो जब एसेट हमारा क्या हो रहा है डिक्रीज, मान लो एक मशीनरी है उसकी वैल्यू 10,000 रुपए है बैलेंस शीट में 31/3 को, आज 1 दिसंबर को जब नया पार्टनर ऐड कर रहे हैं तो उस मशीनरी की वैल्यू डेप्रिसिएशन हो घटा के हो गई 8,000 रुपए। ये उसकी बुक वैल्यू थी, ये उसकी करंट मार्केट वैल्यू है। तो ये क्या हो गया डिक्रीज, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। तो एसेट कम हो रहे हैं, जब एसेट आ रहे थे तो एसेट डेबिट किए, अब एसेट कम हो रहे हैं मतलब एसेट जा रहे हैं, एसेट कम हो गए। तो एसेट अकाउंट हमको पता है क्या होता है हमेशा डेबिट, जब डेबिट कम हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे उसको, डेबिट का उल्टा, डेबिट बढ़ रहा है तो डेबिट कर दिया, डेबिट कम हो रहा है तो क्रेडिट। तो ये आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और लिखा जाएगा बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हुई तो ये एसेट्स डेबिट की जगह क्रेडिट हो जाएंगे। आप जैसे मर्जी समझ लो, बहुत सारे बेसिक्स होते हैं समझने के लिए कि एसेट की वैल्यू कम हो रही है मतलब एसेट जा रहा है, जब एसेट जाता है तो वो क्रेडिट किया जाता है। या एसेट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, हमने 11th में सीखा था, एसेट अकाउंट एक डेबिट अकाउंट होता है, डेबिट अकाउंट कम हो रहा है तो क्रेडिट हो गया। अब इसकी एंट्री अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, जनरल को लेजर बनाता हूँ, जनरल टू लेजर आपको आता है 11th में सीखा था, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट, तो मतलब डेबिट साइड पे बात होगी तो आएगा टू एसेट्स अकाउंट। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे डिक्रीज इन एसेट है, एसेट माइनस मतलब एसेट अगर कम हो रहा है तो यहाँ पे लिखा जाएगा, हम आपने लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको फॉर्मेट बना के दे रहा हूं मैं। ठीक है ना, या डिक्रीज इन एसेट, तो जब भी एसेट डिक्रीज एसेट माइनस टू एसेट, एसेट इंक्रीज ये, और ये जनरल एंट्री होगी। ठीक है, इसके अलावा एसेट की एक और एंट्री आती है फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट। कोई एसेट ऐसे होते हैं, मान लो 31 मार्च की जो बैलेंस शीट बनी थी, यहां पे 31 मार्च को बनी थी, यहां पे कोई एसेट नहीं था, वो एसेट हमने परचेज कर लिया 1 मई को, तो ऑब्वियस बात है 31 मार्च को बैलेंस शीट बन चुकी है और एसेट न्यू ईयर में फर्स्ट मई को परचेज किया गया, तो वो पुरानी बैलेंस शीट में तो था ही नहीं। लेकिन पार्टनर हम ऐड कर रहे हैं 1 दिसंबर को, जिस दिन पार्टनर ऐड हुआ उस दिन तो वो एसेट हमारे पास है, हमने यहां पे उसको परचेज किया, तो जो परचेज ही 1 मई को किया है वो यहां पे तो था ही नहीं। लेकिन अब जब पार्टनर है तो हमारे पास वो एसेट है, मतलब मान लो कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमारे पास 31 मार्च को नहीं थी, हमने 1 मई को खरीदी, तो आज की डेट में करंट वैल्यू जो पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो है ना हमारे पास, तो पार्टनर तो बोलेगा ना यार बिल्डिंग तो है, बिल्डिंग की वैल्यू निकालो, तो बोलेंगे यहाँ पे तो थी नहीं थी से क्या मतलब, आज तो है ना, आज की बात करो, आज तो बिल्डिंग है क्योंकि हमने 1 मई को परचेज कर ली थी। तो इस तरह के कई एसेट्स और कोई लायबिलिटीज होती हैं जो अनरिकॉर्डेड होती हैं, जो पिछली बैलेंस शीट में नहीं होती, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, अब खुद से वही बात होती है, 31 मार्च को वो अनरिकॉर्डेड एसेट, 31 मार्च को वो अनरिकॉर्डेड एसेट की वैल्यू क्या थी, कुछ भी नहीं, क्योंकि था ही नहीं हमारे पास। आज 1 12 को, अगर हमेशा 1 12 नहीं लेना, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी जो क्वेश्चन में डेट होगी उसके हिसाब से ही होगा। तो आज जो 1 12 को उस एसेट की वैल्यू मान लो 1 लाख रुपए है, ठीक है ना, 31 मार्च को था ही नहीं क्योंकि 1 मई को परचेज किया था, लेकिन आज उसकी वैल्यू 1 लाख है करंट वैल्यू, तो ये क्या माना गया, ये इंक्रीज हुई ना 0 से, और इंक्रीज की एंट्री क्या होती है ये, तो मतलब अनरिकॉर्डेड भी यहीं पे आएगी। तो जो एंट्री आपकी इंक्रीज की होती है एसेट की, वही एंट्री आपकी अनरिकॉर्डेड की होगी। लेकिन थोड़ा सा उसमें एक बात का फर्क आ जाता है,
हम उसमें लिखेंगे, आप बेसिक इसको इंक्रीज लिख लो एंड अनरिकॉर्डेड लिख लो, तो एक ही एंट्री हो जाएगी आपकी। तो 3 एंट्री याद करने से अच्छा एसेट अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट किस किस के लिए हो गया, इंक्रीज के लिए भी, अनरिकॉर्डेड एसेट के लिए, क्योंकि दोनों में वैल्यू तो बढ़ ही रही है ना, जीरो से बढ़ के अनरिकॉर्डेड, पहले अनरिकॉर्डेड थी आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, जीरो थी पहले वैल्यू आज कुछ है, तो इंक्रीज के लिए भी और अनरिकॉर्डेड के लिए भी आपका एसेट्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रीज एंड अनरिकॉर्डेड दोनों आ गए, लेकिन सिर्फ एसेट्स, ठीक है ना। तो जोन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है वो भी यहाँ लिखो, जो अनरिकॉर्डेड रह गया वो भी यहाँ लिखो, क्योंकि एसेट बढ़ रहे हैं आपके। तो ये 3 चीजें एसेट की थी, इंक्रीज, अनरिकॉर्डेड एंड डिक्रीज। अब आता है लायबिलिटीज पे। जिस तरह से लायबिलिटी अकाउंट कौन सा होता है हमारा, क्रेडिट अकाउंट होता है, हमने 11th में सीखा था। तो लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो मतलब क्रेडिट अकाउंट बढ़ रहा है आपका, तो लायबिलिटी पहले मतलब 5,000 की थी, अब 10,000 की होगी, तो 5,000 से बढ़ गई, तो जितना इंक्रीज का अमाउंट है तो वो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट टू लायबिलिटीज अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट होती है, तो लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट बढ़ रहा है, तो मतलब यहां पे आ गया बीइंग इंक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है जी। रीवैल्यूएशन का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो यहां पे आ गया, अगर इसकी मैं जनरल एंट्री लेजर बनाऊं तो टू लायबिलिटीज, थोड़ा खुला खुला करते हैं, और लिखो लायबिलिटी प्लस यहाँ पे लिखा हुआ था, तो आपस में मैच हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे आ गया इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो डिक्रीज इन एसेट यहाँ पे आ गया, इंक्रीज इन लायबिलिटी यहाँ पे आ गया, एसेट माइनस लायबिलिटी प्लस। इसी तरह से उल्टी एंट्री करेंगे, लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट चीज डिक्रीज हो रही है, मतलब डेबिट हो रही है उसका उल्टा, तो यहाँ पे आ जाएगा लायबिलिटी अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, लेकिन अब लायबिलिटी कम हो गई, पहले 10,000 थी, हमने कुछ पे कर दी होगी, अब 5,000 रहेगी, तो जब 10,000 क्रेडिट थे देने थे, अब पे कर दिए, 5,000 रहेगी, तो पे कितना किया 5,000, तो डेबिट किया होगा। लायबिलिटी कम करनी है, क्रेडिट को डेबिट करोगे तभी कम होगी, तो डेबिट कर दिया हमने। तो बीइंग डिक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है ना। जब लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डेबिट करेंगे, लायबिलिटी माइनस डिक्रीज, तो यहां पे आएगा बाई, या तो यहां से याद कर लो या तो जनरल एंट्री समझ आई जाएगी। एसेट डेबिट होता है, बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट, ऐसे कर लो। लायबिलिटी क्रेडिट होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ रही है तो क्रेडिट, घट रही है तो डेबिट, तो जनरल एंट्री तो अपने आप याद हो जाएंगी आपको। अब इसी की उल्टी बना दो, अब मान लो लायबिलिटी टू रीवैल्यूएशन, तो इसकी लेजर क्या बनेगा, बाई लायबिलिटी अकाउंट, तो बाई लायबिलिटी अकाउंट, क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे एंट्री आएगी। अब देखो बाई लायबिलिटी डिक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, तो सब कुछ मैच हो रहा है आपका, डिक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है। इंक्रीज लायबिलिटी यहाँ पे प्लस, डिक्रीज लायबिलिटी यहाँ पे माइनस। अब इसके बाद एक और चीज आती है अनरिकॉर्डेड, जैसे एसेट अनरिकॉर्ड रह गया था, या 31 मार्च को वो नहीं था हमारे पास, अब है, ऐसी कोई लायबिलिटी होगी जो 31 मार्च को नहीं होगी हमारे पास, लेकिन साल के बीच में हमने वो पाल लियो, कोई क्रेडिटर बढ़ गया होगा, कोई बिल पेएबल बढ़ गया होगा, कुछ भी लायबिलिटी हमको बढ़ गई होगी, तो जब लायबिलिटी वो पहले नहीं थी अब है, तो अनरिकॉर्डेड होगी, तो जैसे इंक्रीज का अनरिकॉर्डेड आया तो यहाँ भी अनरिकॉर्डेड आ जाएगा, बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इंक्रीज की एंट्री कहाँ की थी हमने, यहाँ पे, तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी आ जाएगी। तो एज इंक्रीज अनरिकॉर्डेड की एंट्री भी सेम है और पोजीशन भी सेम है, इंक्रीज अनरिकॉर्डेड की एंट्री भी सेम है और पोजीशन भी सेम है। तो एसेट माइनस लायबिलिटी प्लस एसेट प्लस लायबिलिटी माइनस, ये याद कर लो तो भी क्वेश्चन हो जाएंगे, वरना जनरल का फॉर्मेट याद कर लो, मतलब उसका जो कंसेप्ट है वो समझ लो कि एसेट डेबिट होते हैं, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि लेजर में उल्टी साइड आता है। एसेट डेबिट होता है, घट रहा है तो क्रेडिट कर दो उल्टा,
क्रेडिट तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो ये टू साइड आएगा। तो ये जनरल से लेजर आपको पता है उल्टा बनता ही है, ठीक है। और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट बैलेंस अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट को क्रेडिट करेंगे तभी बढ़ेगा, और क्रेडिट को डेबिट करेंगे तो घटेगा, तो डिक्रीज। या फिर ऐसे याद करो, रट्टा मार लो, ए प्लस एल माइनस, मतलब करो दोनों कर लो, कंसेप्ट भी समझ लो और ये भी समझ लो और आपस में मैच करवा लो। तो ये आपका कंसेप्ट था रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का। अब स्टार्ट करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, तो आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि करना क्या है हमने क्वेश्चंस में। तो एग्जाम्पल नंबर इलस्ट्रेशन हम स्टार्ट करने लगे हैं, वो है 36 मेरी बुक में, आपके बुक में हो सकता है अलग हो। इसमें बहुत सारे केसेस दिए हुए हैं, तो मैं सारे केसेस नहीं लिखूंगा, मैं खाली बोलूंगा और उसकी एंट्रीज करूंगा। तो पहला केस दिया हुआ है, देखो 3 पार्टनर है, एक्स एंड वाई और जेड को एडमिट किया गया है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन किया जाएगा। 3 पार्टनर है एक्स, या यहीं पे लिख लेते हैं, एडमिट किसको किया जेड, ठीक है। हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:3, तो इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:2, तो आप अपनी बुक में मैच कर लेना, ये वाला क्वेश्चन है। एक इससे पहले भी क्वेश्चन दिया छोटा सा, वो नहीं करवा रहे क्योंकि इसमें 3 ही एंट्रीज हैं, वो ऑलरेडी इसमें कवर हो जाएगा। इसमें टोटल एंट्रीज आपकी 11 एंट्रीज हैं, तो 11 की 11 करेंगे। फर्स्ट एंट्री में पढ़ूंगा, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। फर्नीचर की वैल्यू, क्या क्वेश्चन कह रहा है, फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज करनी है, कितने से, 10,000 से। तो फर्नीचर क्या होता है, एसेट मतलब डेबिट, डेबिट बढ़ा रहे तो डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं छोटा लिख रहा हूँ रीवैल्यूएशन, आप लोग पूरा लिखेंगे क्योंकि मैंने एग्जाम नहीं देना, आपने देना है, और आपके मार्क्स कटेंगे, मेरे नहीं कटने कहीं भी, तो ध्यान रखना इस बात को। कितना अमाउंट से बढ़ रहा है, 10,000, तो जो डिफरेंस होता है ना, जितने अमाउंट से बढ़ रहा है वो लिखा जाता है, क्योंकि रीवैल्यू कर रहे हैं, नई वैल्यू नहीं निकाल रहे, ठीक है जी। तो ये आपकी फर्स्ट, इसमें नरेशन भी लिखनी है आपने यहाँ पे, बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू या फर्नीचर, वैल्यू ऑफ फर्नीचर रीवैल्यूड, या इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्नीचर। तो नरेशन के मार्क्स होते हैं जो आपके कटते हैं हमेशा, मेरे टेस्ट में तो खासकर। वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी इंक्रीज बाय 40,000, वो कह रहा है कि फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज करनी है 40,000 से, और बुक वैल्यू 20,000 है। इसी फर्नीचर की जो बुक वैल्यू है वो 20,000। अब इसका क्या मतलब हुआ, इंक्रीज, देखो अब एक बात याद रखना, फर्स्ट पार्ट में इंक्रीज बाय 10,000 लिखा था, मतलब 10,000 से इंक्रीज करो। ऐसे काम आप 11th में उसमें कर चुके हो, सप्लाई डिमांड में। जब बाय होता है तो मतलब चेंज की बात है, तो ये इंक्रीज या डिक्रीज की बात है, तो सेम अमाउंट आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है इंक्रीज टू 40,000, तो ये बहुत ध्यान से बात है, 40,000 मतलब ये उसकी रियल वैल्यू, ये चेंज नहीं। जब भी 2 आएगा वो चेंज नहीं होता, वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता। बाय का मतलब इंक्रीज डिक्रीज की इतने से करो, 2 मतलब कि 40,000 उसकी क्या आ गई, न्यू वैल्यू। आपको मैंने 11th में कराया था, जब भी बाय लिखा आता है तो हम उसको डेल्टा मानते थे, और जब 2 लिखा होएगा तो हम न्यू P1 या Q1 मानते थे, क्योंकि वो न्यू वैल्यू है। तो यही कंसेप्ट यहां भी लगता है, बाय मतलब डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, और अगर 2 लिखा है तो मतलब ये न्यू वैल्यू दी हुई है। तो मतलब फर्नीचर की इंक्रीज नहीं है, ये न्यू वैल्यू दी हुई है 40,000, और बुक वैल्यू थी उसकी 20,000। तो पहले बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू ये थी, आज उसकी करंट वैल्यू ये है, तो कितने से फर्क आ गया, 20,000 से वैल्यू क्या हुई, बढ़ गई। देखो ना, आज ये वैल्यू है, पहले ये वैल्यू थी, तो बढ़ गई, तो ये हमारा इंक्रीज आ गया। तो एंट्री सेम टू सेम हो जाएगी, लेकिन अमाउंट फर्क आ जाएगा। डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 40,000, सॉरी 20,000। तो मैंने आपको बार बार कहा है, यहाँ पे न्यू वैल्यू नहीं आती, यहाँ पे चेंज इन वैल्यू आती है, जितना इंक्रीज किया कितना डिक्रीज किया। करंट वैल्यू 40,000 है, बुक वैल्यू ये है, तो फॉर्मूला बन जाता है करंट वैल्यू या न्यू वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। तो आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो वो इंक्रीज होता है, अगर कहीं बार नेगेटिव आ जाए तो वो डिक्रीज होता है। ऐसे रट्टा मारना, ऐसे मार लो, समझ के करना है समझ के कर लो।
तो वैसे समझने वाली बात सिंपल सी है, रट्टा मारने में नुकसान हो जाता है कई बार। आज वैल्यू 40 है, पहले इतनी थी, तो बड़ी है कि कम हुई? ऑब्वियसली बड़ी है, और आंसर भी पॉजिटिव है तो इसको इंक्रीज माना जाएगा। तो इसमें आपकी काफी सारे केस कवर करेंगे हम। तो टू और बाय का फर्क जैसे से पढ़ा रहा हूँ वैसे तो बता रहा हूँ। टू और बाय का फर्क आपको समझ आ गया। यहाँ पे बाय लिखा था तो वही डिफरेंस है, वही डिक्रीज है, वही इंक्रीज है। यहाँ टू लिखा था तो हमको बाय निकालना पड़ेगा। हमको यहाँ पे जो एंट्रीज करनी है वो बाय वाली करनी है, टू वाली नहीं करनी। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू, फिर से टू आ गया कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर 120% तक लेके आनी है उसकी वैल्यू तक। मतलब फर्नीचर की जो बुक वैल्यू है वो दी हुई है, वो कितनी दी हुई है? 50,000। ठीक है जी, ये फर्नीचर की बात हो रही है, ऐसे लिख लिया करो। या रफ में इतना बड़ा क्या लिखोगे, सीधा एफ लिखो। अब यहाँ पे मैंने क्या क्या, करंट वैल्यू आएगी, बुक वैल्यू दी हुई है 50,000, और करंट वैल्यू या जो मार्केट वैल्यू होती है ब्रॉट अप, अप मतलब इंक्रीज करनी है किससे? 120% से। तो पहले 50,000 का हम क्या निकाल लेंगे? 120%। 0 से 0 गया, ये 6 जा, ये 5 जा, ये आ गया 10,000, मतलब 60,000। तो बुक वैल्यू का 120% बोला गया, तो बुक वैल्यू का 120% बनता है 60,000। अब वही बात आ गई, करंट वैल्यू कितनी है? 60,000 बुक वैल्यू। तो वैल्यू कितनी है? वैसे भी लिखा है ब्रॉट अप। ब्रॉट अप का मतलब क्या होता है? ये मतलब इंक्रीज। तो वैसे भी माइनस करके देख लो, आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीज हो गया। तो सेम एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। तो हमने हमेशा डिफरेंस लेना होता है, मतलब बाई या फिर डिफरेंस। तो साथ साथ चीजें बता रहा हूँ। चैप्टर ये पॉइंट बहुत आसान है, पर कई बार बच्चे यहाँ फंस जाते हैं। तो करंट वैल्यू निकाली 120% किसकी? इसकी बोली गई तो इसकी निकालेंगे, हमेशा इसकी नहीं निकालते, बोली गई तो निकालते हैं। और आपस में माइनस कर लिया तो डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस हो गया ना। अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो वैल्यू इंक्रीज, डिफरेंस नेगेटिव है तो वैल्यू डिक्रीज। लेकिन अभी तक हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है, और क्वेश्चन में लिखा भी है ब्रॉट अप, ब्रॉट अप टू, अप मतलब ऊपर, इंक्रीज। फोर्थ एंट्री करते हैं जी, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। अब स्टॉक की बात आ गई, तो वही बात, करंट वैल्यू एंड बुक वैल्यू। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। स्टॉक इज अंडर वैल्यू बाय 10%, बुक वैल्यू कितनी है? 18,000। ठीक है, अंडर वैल्यू मतलब कम हो गई, अंडर का मतलब कम, कम हो गई है कितने से? तो मतलब को एक आंसर तो मिल गया कि कम हो रही है। कितने से कम हो रही है? 10%। 18,000 का 10% कितना होता है? होता है 1800। अब देखो अंडर वैल्यूड 2 नहीं दिया, अंडर वैल्यूड दिया है अंडर वैल्यूड बाय, तो मतलब ये वाली चीज दी हुई है। अगर 2 होता, पिछले पार्ट में 2 दिया था, ब्रॉट अप टू, 2 मतलब ये वाली चीज, मैंने कहा था 2 का मतलब होता है न्यू, न्यू मतलब करंट वैल्यू। अगर 2 दिया है तो ये वाली चीज दी है, बाय दिया है तो ये वाली चीज दी है। तो ये सबको साथ साथ लिखवा के क्लियर कर रहा हूँ। आई होप इट इज विजिबल टू यू। कॉर्नर में आगे चीज थोड़ा सा इसको, अब ठीक है, ठीक है ना। अगर 2 दिया है तो 2 का मतलब न्यू, न्यू मतलब करंट वैल्यू। बाय दिया है, बाय मतलब डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज मतलब इंक्रीज, डिक्रीज मतलब यहाँ पे। अब वो क्या कह रहा है, इसके 10% से अंडर वैल्यू हो गया और बाय लिखा है, मतलब यहाँ पे। तो 18,000 का 10% होता है 1800, मतलब हमको ये दिया हुआ है। तो नहीं, एक गलती होगी इसमें, अंडर वैल्यूड बाय 10,000 की जो बुक वैल्यू है वही 10,000 से कम वैल्यू की। एक चीज इसमें गलत आ रही है, देखो पहले के क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था कि आपने जो परसेंटेज निकालनी है, देखो थर्ड पार्ट में दिया 120% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब ऑफ बुक वैल्यू। लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिया, तो हम 18,000 की 10% नहीं निकालेंगे। तो मतलब क्या निकालेंगे? हमको एक चीज दे दी है कि जो वैल्यू घट रही है वो कितने से घट रही है? 10% से। बाई, बाई मतलब यहाँ पे कितना? 10% से। तो जो 10% वाली आंसर आएगा वो आना चाहिए यहाँ पे, बाय वाला आंसर, 10% वाला आंसर यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन 10% निकालना किसका है? अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया कि वैल्यू का निकालो या बुक वैल्यू का निकालो, तो आप इसका निकालोगे। अब आपको नहीं दिया तो मतलब इसका निकालना है। तो इसका जो भी 10% होगा वो माइनस करके यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब इसका 10% ये तो हमको पता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं,
इसको क्या मान लेंगे x। तो x में से ये जो हमका ये वाली वैल्यू कितनी है 10% माइनस करने के बाद, मतलब x में से 18,000 अगर मैं माइनस करता हूं तो क्या आएगा आंसर 10% ऑफ x। यही कह रहा है ना, करंट वैल्यू x है, इसको इसमें से माइनस कर दो, ये आ जाएगी और ये 10% है। तो या तो ऐसे करके x की वैल्यू निकाल लो, या एक और चीज है कि अंडर वैल्यू हुई है, तो पहले वैल्यू थी x, वैल्यू क्या होगी अंडर वैल्यू मतलब कम, कितने से कम हुई 10% से, माइनस 10% अपॉन x। और अब वैल्यू कितनी आ गई 18,000 जो बुक वैल्यू है, या आप ऐसे निकाल लो। तो दोनों ही मेथड आपके पास है, तो जिस हिसाब से हमको करना है हम उस हिसाब से कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, तो निकाल के चेक करते हैं इसको। तो हम नॉर्मल तरीके से एक ही मेथड फॉलो करेंगे। एक बार मैं रिपीट करता हूं, स्टॉक इज अंडर वैल्यू, कि स्टॉक की जो करंट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से ज्यादा है, मतलब स्टॉक अंडर वैल्यू किया गया है। जो बुक वैल्यू थी वो कम लिख दी हमने, अंडर वैल्यू कर दी। बुक वैल्यू मतलब स्टॉक की वैल्यू अभी ज्यादा है, लेकिन हमने कितनी लिख दी 18,000, तो मतलब करंट वैल्यू ज्यादा। अंडर वैल्यूड का मतलब ये वाली वैल्यू अंडर है, मतलब ये कम लिखी है। रियल वैल्यू कुछ होगी 20, 25, 30,000 होगी, हमने अंडर वैल्यू की हुई है। हमने जो वैल्यू हमने कौन सी वैल्यू निकाली, ये निकाली है, हमने ये निकाली है, मतलब ये वैल्यू कौन सी अंडर है, ये जितनी होनी चाहिए उससे अंडर वैल्यू है। तो जब हम, तो इसका जो आंसर आएगा अंडर वैल्यू मतलब ये वैल्यू क्या है ज्यादा, तो ये वैल्यू अगर ज्यादा है और इसको उसमें से माइनस करेंगे तो आंसर जो आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अंडर वैल्यू किया हुआ है। अंडर वैल्यू ये नहीं होती, अंडर वैल्यू ये होती है कि रियल वैल्यू, देखो जो वैल्यू दी होती है वो अंडर वैल्यू होती है। अब इस क्वेश्चन में दिए स्टॉक इज अंडर वैल्यूड और वैल्यू ये है, मतलब कि जो वैल्यू निकाली थी ये वाली बुक वैल्यू वो अंडर वैल्यू है, वो कम निकाली है। रियल वैल्यू क्या है ज्यादा, हमने कितने निकाली कम। तो जब ये ज्यादा है ये कम है तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। और ये क्या दिया हुआ है आपको 10%, 10% ऑफ x। मैंने आपको बोला कि ये जो आंसर होता है ये x, अगर दिया है बुक वैल्यू तो वैल्यू पे निकालो, नहीं दिया तो x पे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है x माइनस 18,000 इज इक्वल टू, ठीक है ना, 10% ऑफ x। इसका जो 10% है वो यहाँ पे आ रहा है, और हमको जो यहाँ पे लिखना है वो भी ये वाली आइटम लिखनी होती है। x ये कट गया, माइनस x अपॉन 10, 18,000, 10x माइनस ये हो गया 9x अपॉन 10, 18,000। तो ये अगर उधर लेके जाऊंगा तो ये 10 आ गया इधर और ये 9 आ गया इधर, तो 9 1 जा 9 2 जा, तो 2000 हो जाएगा आपका 20,000। तो 2000 और ये 10 20,000, तो हमको क्या मिल गया x कितना आ गया मेरा 20,000। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 20,000, 20 में से 18 माइनस किया तो 2000। अब ये हमारा इंक्रीज हो रहा है। अब आप बोलोगे सर वहां तो अंडर वैल्यू लिखा है तो इंक्रीज कैसे हो रहा है, वो कह रहा है बुक वैल्यू को अंडर वैल्यू किया गया था, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड मतलब रियल वैल्यू कुछ और है, हमने कम लिखी है। हमने कम कितनी लिखी 18, रियल वैल्यू क्या है करंट वैल्यू क्या है 20,000, तो अंडर वैल्यू लिखा ना। एक चीज 20,000 की है, आप कितने की लिख रहे हो 18 की, तो कम लिख रहे हो ना, तो अंडर वैल्यू कर रहे हो। तो जब माइनस कर रहे हैं आंसर पॉजिटिव आ रहा है, आपको कंसेप्ट याद करना है, जब पॉजिटिव आंसर आ रहा है माइनस करके तो ये इंक्रीज है। तो इसमें क्या बन जाएगा स्टॉक अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट 2000, ये अमाउंट कभी नहीं लिखते, ये अमाउंट कभी नहीं लिखते, हम डिफरेंस लिखते हैं। और बाय लिखा था कि 10% बाय 10%, तो 10% वाली आइटम यहाँ पे आएगी बाय, क्योंकि ये 2 वाली चीज होती है, ये बाय वाली चीज होती है। तो एक क्वेश्चन सॉरी एक पार्ट और, जैसे जैसे पार्ट्स कर रहे हैं चीजें और क्लियर होंगी। अगला पार्ट कह रहा है, इसको पहले मिटाते हैं। अगला पार्ट कह रहा है कि स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब करंट वैल्यू कुछ भी होगी, हमारी जो बुक वैल्यू है वो ओवर है। बुक वैल्यू कितनी ओवर वैल्यूड, मतलब रियल वैल्यू कम है और बुक वैल्यू ज्यादा लिख दी। मान लो कि रियल वैल्यू जैसे 20,000 आई थी तो हम 20,000 मान लेते हैं कि आज की जो रियल वैल्यू है वो 20,000 है, हमने ज्यादा फालतू लिख दी, 22, 23, 24, 25 कुछ लिख दी होगी। तो बुक वैल्यू दी हुई है 22,000,
ठीक है, तो ये ओवर है, ठीक है ना, और कितने से ओवर है ये, बाय 10%, तो लिखा जाएगा बाय 10%। तो इसको मान लेंगे फिर से आप x, तो ये 10% ऑफ x होगा। अगर वैल्यू दिया होता तो वैल्यू पे निकालते, नहीं दिया तो 10% ऑफ x। अब एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है, ये वैल्यू क्या है, ज्यादा, सॉरी कम, और ये है ओवर। ओवर वैल्यूड का मतलब रियल वैल्यू कम है, हमने ओवर वैल्यू कर दिया उसको फालतू लिख दिया। ओवर वैल्यू कर दी मतलब मान लो एक चीज 10 रुपए की है, हमने उसको 20 रुपए का लिख दिया, तो ओवर वैल्यू कर दिया। तो एक चीज 10 रुपए की है, हमने उसको 20 रुपए का लिख दिया, तो ये चीज कम है और ये ज्यादा। तो जब कम चीज में ज्यादा से माइनस करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस में, या ब्रैकेट लगा लो, नेगेटिव आएगा। बेसिकली मतलब ये हुआ नेगेटिव आएगा मेरा आंसर। तो ये बात का ध्यान रखना है कि कब आंसर पॉजिटिव आना है, कब आंसर नेगेटिव आना है, तो आपका फॉर्मूला सही होगा, वरना फॉर्मूला गलत हो जाएगा। अब निकालते हैं, x में से 22,000 पे माइनस करेंगे तो 10% ऑफ x, यही काम करना है। लेकिन एक फर्क है, ये जो मेरा आंसर है ये क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस से साइन लगेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब माइनस लगाना है, कब प्लस। देखो स्टॉक ओवर वैल्यू कर दिया, मतलब स्टॉक की वैल्यू फालतू लिख दी, तो अब उसको कम कर रहे हैं, क्योंकि फालतू लिख दे तो कम करोगे, तो कम करने का मतलब क्या है, डिक्रीज। रियल वैल्यू क्या है, कम, हमने लिख दी फालतू, तो कम में से फालतू माइनस करोगे तो आंसर तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब एसेट के केस में, लायबिलिटी में नहीं, एसेट के केस में क्या हो गया, डिक्रीज। तो ये बातों पे ध्यान देना है, ये माइनस का साइन है, तो निकालते हैं, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, ठीक है जी। अगर मैं इसको, चलो देखते हैं, 10 + 1 11x/10, ठीक है जी। तो ये 10 यहां से हटके इधर जा रहा है, और ये 11 यहां से हटके इधर जा रहा है। 11 1 जा 11 2 जा, तो 2000 × 10 20,000, तो x की वैल्यू आ गई 20,000। तो 20,000 हमारी रियल वैल्यू। आज उस स्टॉक की रॉ मटेरियल की वैल्यू कितनी है, 20,000। हमने ओवर वैल्यू कर दी, हमने 22 लिख दी बैलेंस शीट में, तो अब ठीक करने पड़ेगी, रीवैल्यू कर रहे हैं हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो 20 में से 22 गया -2000, मैंने कहा था नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिया, तो डिक्रीज। अब जो एसेट है, स्टॉक है, स्टॉक के बारे में बात हो रही है। स्टॉक डेबिट होता है, जब वो डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट हो रहा है तो मतलब आ जाएगा 2, स्टॉक अकाउंट कितने से 2000, और ऊपर क्या आ जाएगा 2000। तो 5 एंट्री कर ली है। आप इसको नोट करो, फिर बाकी की एंट्रीज करते हैं फटाफट से। मैं रब कर लूंगा, पॉज कर लो और नोट कर लो। सीधा चलते हैं 6th पार्ट पे। 5 हमने कर लिए, 4th में दोबारा से अगर देख लेना, अगर नहीं समझ आ रहा आपको। 6th पार्ट में कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज 25,000। मार्केट वैल्यू मतलब करंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू एक ही बात होती है। वो कितनी है, 25,000। बुक वैल्यू दी है 20,000। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो आपका आंसर आ गया 5,000, और ये प्लस में आ रहा है तो मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पे, अभी किसकी बात हो रही है, कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, एसेट। तो एसेट जब इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होता है। कंप्यूटर अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से आ जाएगा, 5,000 से। ये वाला अमाउंट लिखते हैं। 7th पार्ट, मशीनरी इज टेकन बाय एक्स फॉर 80,000। बुक वैल्यू है 60,000। मशीनरी टेकन, एक्स ने ले ली। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कह क्या रहा है वो कह रहा है कि मशीनरी की करंट वैल्यू है 80,000, ठीक है। और कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, बुक वैल्यू है 60,000। तो फर्क कितने का आ गया, 20,000। आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब वैल्यू बढ़ गई। तो पहले तो इसकी एंट्री करते हैं। मशीनरी की वैल्यू क्या आ रही है, इंक्रीज। एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो डेबिट डेबिट हो रहा है। मशीनरी अकाउंट
डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से? 20,000 से। तो ये एंट्री हमारी हो गई, सिंपल थी। लेकिन इसमें एक और चीज बोली है कि मशीनरी इज टेकन बाय एक्स। एक्स जो है पार्टनर था पहला वाला, वो ले गया। जब मशीनरी ले गया तो एंट्री कर दो, कौन लेके चला गया? एक्स लेके चला गया। तो एक्स की कैपिटल में से पैसे, एक्स से पैसे लोगे ना। तो या तो अगर लिखा होता कि मशीनरी ले गया कैश के बदले, तो यहां पे आता कैश टू मशीनरी अकाउंट, कितना? 20,000, और ये 20,000, सॉरी 20,000 नहीं 80,000, क्योंकि मशीनरी की रियल वैल्यू तो 80,000 है ना। इस वैल्यू पे लेके जाएगा ना, इस पे थोड़ी लेके जाएगा करंट वैल्यू जो मार्केट वैल्यू है। अगर वो कैश में लेके गया होता तो कैश टू मशीनरी, चेक से लेके गया होता चेक टू मशीनरी। जब कुछ नहीं दिया तो मशीनरी तो ले गया, मशीनरी तो जा रही है, तो मशीनरी तो जा रही है, डेबिट क्रेडिट होगी। तो पैसा भी तो, जब मशीनरी जाएगी तो पैसा भी तो आएगा। तो जब पैसा कैश में आ रहा है या बैंक में आ रहा है, कुछ भी नहीं दिया, तो मतलब कि एक्स लेके जा रहा है, तो एक्स की कैपिटल में से ले लेंगे। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, उसमें से पैसा लेना तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। जब भी किसी पार्टनर की कैपिटल से पैसा निकालते हैं तो डेबिट करते हैं उसको, क्योंकि कैपिटल अकाउंट जो होता है हमारा वो एक क्रेडिट अकाउंट होता है, लायबिलिटी साइड पे आता है बैलेंस शीट पे, तो क्रेडिट होता है। जब इसमें से पैसा निकाल रहे हैं मतलब कैपिटल क्या हो रही है? कम हो रही है, तो डेबिट। जब इसमें पैसा ऐड करते हैं तो क्रेडिट में ऐड करना मतलब क्रेडिट। तो ये बातों को कंसेप्ट को 11th के कंसेप्ट से आपके, कैपिटल क्रेडिट अकाउंट है, जब कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट, कैपिटल घट रही है तो डेबिट। तो क्रेडिट अकाउंट घट रहा है क्योंकि उसके कैपिटल अकाउंट में से पैसे ले रहे हैं। कंपनी ये नहीं बोलेगी चल कोई बात नहीं एक्स तो फ्री में ले जा, उसके कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल लेगी, तो उसके कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल दिया, कैपिटल कम हो रही है। तो इसमें आपकी ये 2 एंट्री होंगी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन बाय वाई। अब मशीनरी कौन लेके जा रहा है जी? वाई। लेकिन कितनी लेके जा रहा है? 1/3 ऑफ मशीनरी लेके जा रहा है, पूरी मशीनरी नहीं लेके जा रहा। चलो फॉर 30,000, जो 1/3 मशीनरी है वो कितने की लेके जा रहा है? 30,000 की। एंड बैलेंस इज रीवैल्यूड एट 57,600। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी थी 72,000। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो। तो इसमें ये एक बात तो को समझ आ गई कि वाई कितनी मशीनरी ले गया? 1/3, जो की वैल्यू है 30,000। और साथ में क्या कह रहा है? एंड बैलेंस इज रीवैल्यूड एट 57,600। जो बैलेंस बच रहा है मशीनरी का, मतलब कि 1/3 वो ले गया प्लस 2/3 रह भी तो गई जो कंपनी के अंदर रह गई है। तो और बुक वैल्यू आपको दी हुई है 72,000। तो बुक वैल्यू तो हमको पता है, हम फटाफट से डाल लेते हैं पहले, ठीक है। अब 1/3 मशीनरी कितनी कितने की है? 30,000 की। ये लेके जा रहा है कौन? वाई। और बैलेंस जो बची है वो रीवैल्यू कर दी। रीवैल्यू मतलब उसकी करंट वैल्यू हमको पता है, करंट वैल्यू कर दी गई है उसकी 5760। ऑब्वियस बात है जो वाई मशीनरी लेके जाएगा वो बुक वैल्यू पे तो लेके जाएगा नहीं, आज बेच रहे तो आज की वैल्यू। तो ये भी रियल वैल्यू है करंट वैल्यू, और ये भी करंट वैल्यू की रीवैल्यू करी हुई है। तो इसको ऐड कर देंगे, ये 1/3 है, ये बाकी की रिमेनिंग मशीनरी, 2/3 की जगह रिमेनिंग कर दो। तो ये वाई लेके चला गया 1/3 और रिमेनिंग, टोटल आंसर आ गया 5678। लॉजिक समझना है, रट्टे नहीं मारने। अगर रट्टे मारोगे तो आंसर गलत आ जाएंगे। अब क्या कह रहा है वो? वाई इतनी मशीनरी ले गया, ऑब्वियसली वाई जब मशीनरी लेके जाएगा तो करंट वैल्यू पे लेके जाएगा। और 5760 रीवैल्यूड है, रीवैल्यूड मतलब ये करंट वैल्यू है। तो टोटल वैल्यू कितनी हुई करंट वैल्यू? 87,600। तो यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम 87,600, और बुक वैल्यू दी है इतनी, तो इसको फर्क निकाल लेते हैं। 006, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 7 गया 1, तो 15,600। आंसर मेरा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये इंक्रीज ही रहेगा। तो इसमें भी 2 एंट्री होगी। देखो वाई इतनी मशीनरी लेके जा रहा है, तो वाई की कैपिटल से निकाल लो पैसे। टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी कितनी लेके जा रहा है? 1/3, 30,000। और दूसरी एंट्री इसमें करेंगे हम ये वाले की रीवैल्यूएशन। अब देखो एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट को डेबिट किया जाएगा। अभी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना रहे, सिंपल अकाउंट बना रहे हैं।
मतलब जनरल एंट्रीज करने की क्वेश्चन में मांगी नहीं गई। तो यहाँ पे पिछले केस में डायरेक्टली आपने निकाल दिया, पूरी की पूरी मशीनरी लेके जा रहा था और फर्क निकाल दिया डिफरेंस। यहाँ पे इतनी मशीनरी लेके जा रहा है तो ये भी करंट वैल्यू, बची कुची की करंट वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, और ये टोटल कर दिया हमने कि आज की टोटल मशीनरी की वैल्यू ये होगी, पुट कर दी, बुक वैल्यू दी हुई है, फर्क निकाल लिया, जितनी लेके जा रहा है वो दे दो, भेज दो, जितनी बची हुई है उसकी वैल्यू हमने कर दी। 9th पार्ट, out of amount of insurance premium which was debited to profit and loss account 5,000 to be carried forward to next year। अब इसका क्या मतलब हुआ, पहले तो इसको रब करते हैं पॉज करके। इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम कहां पे आता है पीएनएल अकाउंट में, इस साइड पे इंश्योरेंस, ठीक है। वो कह रहा है कि जितनी इंश्योरेंस प्रीमियम आना चाहिए था आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो डेबिट किया था पीएनएल अकाउंट में 5,000 नेक्स्ट ईयर का था, मतलब कि हमने फालतू डेबिट कर दिया, मतलब 5,000 नेक्स्ट ईयर का था, तो हमने जितना पे किया उसमें फालतू पे कर दिया, तो वो क्या हो गया, जो नेक्स्ट ईयर का पे करना, डेबिट मतलब पे किया है, क्योंकि डेबिट क्या होता है हमारे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होता है, तो डेबिट कितना करना चाहिए था हमको नहीं पता, हमने 5,000 नेक्स्ट ईयर का भी पे कर दिया, डेबिट कर दिया, मतलब नेक्स्ट ईयर का हो गया, तो वो क्या हो गया प्रीपेड, तो इसको कहेंगे हम प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का भी पे कर दिया। अब हम नेक्स्ट ईयर में करंट ईयर में आ गए हैं। अब पुरानी बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब सॉरी जो इंश्योरेंस ये वाली हमने नेक्स्ट ईयर इस साल की पे करी उसका अमाउंट तो कुछ भी नहीं हुआ, और इस साइड इस साल में इसका अमाउंट कितना हो गया 5,000, तो करंट वैल्यू इसकी कितनी हो गई 5,000, और पहले की वैल्यू कितनी थी इसकी, कुछ भी नहीं थी क्योंकि हमने नहीं ले रहा। या फिर आप खुद सोच लो कि प्रीपेड इंश्योरेंस इस ईयर की है, तो इस ईयर की करंट वैल्यू आ गई 5,000, और पहले की वैल्यू कुछ नहीं थी क्योंकि हमको पिछले साल में तो इस साल की वैल्यू भी लिखेंगे, तो पिछले साल में इसकी वैल्यू कुछ नहीं थी, इस साल इसकी वैल्यू 5,000 है, जो हमने पे कब कर दी, लास्ट ईयर ही पे कर दी, तो लास्ट ईयर जो पे कर दी उसका इफेक्ट तो इस साल लिखना पड़ेगा ना, तो इस साल में इसका फर्क आ जाएगा। और ये क्या है एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होते हैं हमेशा डेबिट, तो डेबिट क्या हो रहा है करंट वैल्यू से बढ़ रहा है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से बढ़ रहा है 5,000 से, ठीक है ना। ये फालतू एक्सपेंस था, मतलब पिछले साल हमने पे कर दिया, इस साल का है तो इस साल का, तो इस साल में बढ़ना चाहिए, तो इस साल में हमने इसको बढ़ा दिया। इसके बाद आता है एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंट 5,000 पेड बाय एक्स। ये जो 5,000 के एक्सपेंसेस हुए या कोई और मान लो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, वो किसने पे कर दिए, एक्स ने पे कर दिए। तो जब एक्स पे कर रहा है तो ये थोड़ा सा टेढ़ा स्टेप हुआ, वो कह रहा कि जब हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, नया पार्टनर आया, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा और ये सारा काम कर रहे हैं, तो हमने सीए को बुलाया होगा, अकाउंटेंट को बुलाया होगा, तो खर्चा किया होगा, तो रिवैल्यूएशन के टाइम पे कोई खर्चे हुए हमारे, जब नया पार्टनर आता है, वो एक्सपेंसेस कितने आए 5,000 के, तो एक्सपेंसेस हमेशा क्या करते हैं हम डेबिट, तो ये रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, या रिवैल्यूएशन एक्सपेंस अकाउंट लिख देना, तब भी कोई फर्क नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट ही लिखो बेटर रहेगा। अब ये कौन दे रहा है, बुक में कह रहा है कि 5,000 के जो खर्चा आया ये दे रहा है एक्स, एक्स से ले लो, ठीक है जी, क्योंकि ये एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है, एक्स बियर कर रहा है, और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, तो हमने डेबिट कर दिए 5,000 रुपए के हिसाब से। और लास्ट एंट्री अब बचती है 11th वाली, A debtor whose due of 14,000 were written off as bad debt। एक डेटर था उसको हमने बैड डेट लिख दिया, कितने का 14,000 का। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो करंट ईयर की बात हो, तो लास्ट ईयर को पहले मिटाओ। पेड 10,000 इन फुल सेटलमेंट, जब डेटर पैसे देता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, नॉर्मल जो पिछले साल सीखी थी, कैश टू बैड डेट
रिकवर्ड अकाउंट, कितना पैसा दिया उसने, 10,000। तो जितना मर गया वो तो हम पहले ही बैड डेट में डाल चुके हैं ना, क्योंकि 14 तो हमने बैड डेट में डाला ही हुआ है लास्ट ईयर। इसमें से कितना वापस आ गया, 10,000 वापस आ गया। तो हम 10,000 की एंट्री करेंगे, 14 की 4,000 की एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि जो बाकी बच गया, मान लो ये बाकी बच गया, ये कितना है 4,000, ये क्या है बैड डेट, ये मर गया, क्योंकि हमने 14,000 बैड डेट में डाल दिया था, उसमें 10,000 वापस आ गया, तो 10,000 रिकवर्ड हो गए, बाकी कितने रह गए 4,000, ये क्या हो गया बैड डेट। तो ऑलरेडी 4,000 बैड डेट में डाले तो हैं, तो इसमें दोबारा नहीं डालते हम। वैसे भी आपको 11th की एंट्री है, जब भी बैड डेट रिकवर्ड होता है तो कैश टू बैड डेट रिकवर्ड एंट्री करते हैं। और क्या कह रहा है, इन फुल सेटलमेंट, तो सेटलमेंट हो गई है उसकी। जब बैड डेट रिकवर्ड हो गए, अब बैड डेट रिकवर्ड क्या होते हैं, जब बैड पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों, ये डेटर थे मेरे, मैंने कम कर दिए थे, बैड डेट्स में डाल दिए थे। डेटर में से बैड डेट्स क्या होते हैं, माइनस करते हैं हम बैड डेट्स हमेशा। डेटर होता है डेबिट, उसमें से बैड डेट्स हमने क्या किया माइनस, मतलब बैड डेट्स क्या हो गए क्रेडिट। तो बैड डेट्स रिकवर्ड आ गए, पैसा आ गया। तो बैड डेट्स रिकवर्ड मतलब ये जो माइनस किया था वापस ये पैसा डेटर के अंदर जा रहा है। तो जब वापस ये पैसा डेटर के अंदर जा रहा है तो ये डेबिट होते हैं। तो ये पैसा मेरे पास कंपनी में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट करा है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स बढ़ रहे हैं, एसेट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि डेटर बढ़ रहा है। डेटर जो वो बंदा होता है जैसे पैसे या एसेट्स, मान लो कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है ना आपका, तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे कैश नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो कैश बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है, इसकी वजह से, तो ये वजह लिखेंगे हम। तो ये 2 एंट्रीज इसमें बुक में करी हुई है, तो 2 एंट्रीज ही करनी पड़ेगी आपको। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बोला कि कैश बढ़ रहा है, हम ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने 2 एंट्री करनी थी, पहले कैश आया इसकी वजह से, और ये अगर मान लूं मैं सिंपल एंट्री करना चाहूं कि एसेट बढ़ रहा है, मतलब कैश, कैश एक एसेट है, कैश क्या हो रहा है इंक्रीज, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या एंट्री होती है, कैश टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये और ये एंट्री वही हो गई है, बैड डेट क्रेडिट हो गया, बैड डेट डेबिट हो गया, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट। अगर मैं इसकी कंबाइंड एंट्री करना चाहूं तो क्या होगी, कैश टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये तो कट जाएंगे, कंबाइंड एंट्री करना चाहूं तो कैश टू रीवैल्यूएशन, कैश टू रीवैल्यूएशन। तो कंसेप्ट यहां से पकड़ो या कंसेप्ट यहां से पकड़ो, बात एक ही होती है। बात यहां पे ये है कि रट्टा नहीं मारना। अच्छा एक चीज मिस हो गई है, जब भी आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, मैंने क्या बोला था, एसेट प्लस लायबिलिटी माइनस एसेट माइनस लायबिलिटी प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एंट्री आ जाएगी, यहाँ पे भी आपकी एंट्री आ जाएंगी। जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसका क्या किया जाए, अगर बैलेंसिंग फिगर आपकी आती है यहाँ पे, अगर आती है यहाँ पे, तो आप उसे लॉस मानेंगे, इधर की एंट्री हमेशा लॉस आएगी, बाय लॉस ट्रांसफर टू, जो लॉस होगा उसको पार्टनर्स में आपस में बांट देंगे, जितने भी पार्टनर्स होंगे, ठीक है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन कौन से पार्टनर, सिर्फ ओल्ड वाले, और कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो यहां पे साथ साथ लिख लो बड़ा बड़ा, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगी। तो ये लॉस होगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और अगर यहाँ पे आती है बैलेंसिंग फिगर, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी एक ही आएगी, या तो ये आएगी या तो ये आएगी, 2 बैलेंसिंग फिगर कभी नहीं आती। अगर ये आ गई तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू गेन या प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको, वही ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इन कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है जी। तो या तो गेन आएगा वो इधर आएगा, ठीक है, इस तरह से। अब ये एंट्री देखो, सॉरी ये वाली, इसमें बोला रीवैल्यूएशन के क्या हो गए, एक्सपेंस हो गए, एक्सपेंस मतलब लॉस। तो अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं क्या आएगा,
लॉस जो आया, लॉस टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और वो लॉस कौन बियर कर रहा है, वो एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है, एक्स। तो लॉस टू एक्स कैपिटल अकाउंट, अगर यहाँ पे लिखूंगा लॉस, लॉस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, तो रिवैल्यूएशन टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, मतलब अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा है लॉस, तो इसकी एंट्री बनाना चाहूँ मैं, क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, नहीं इससे गलत हो जाएगा। अब इससे कंपेयर मत करो, अब नॉर्मल एंट्री करो, कंफ्यूज मत होना ऐसे। ये चीज मिस हो गई थी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में। अगर बैलेंस शीट फिर यहाँ आती है तो लॉस ओल्ड पार्टनर में, गेन ओल्ड पार्टनर में, तो इसकी एंट्री क्या बन गई, जनरल एंट्री। देखो यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो इसकी जनरल एंट्री आप लोग खुद बना लेना। तो आज की क्लास इतनी होगी। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके हम पूरे फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे। इसमें गुडविल भी आएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आएगी, न्यू रेशियो भी आएगी, और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेंगे। तो ये फुल फ्लैश क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।